शुरुआत में विचार यह था कि राज्य निगरानी का काम करेगा और बाजार पूरे कारोबार को अपने हाथ में ले लेगा। साथ में वह लोक कल्याणकारी विचारधाराओं के प्रभाव में राज्य की अधिक सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करेगा। कुछ विकासशील, विशेषकर देर से औद्योगिकृत हो रहे देशों में तो राज्य ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सीधा संबंध बना लिया था, क्योंकि वहाँ का पूंजीपति वह कमज़ोर था। पर अब स्थिति यह नहीं रह गई है। हाल ही में तीसरी दुनिया के आगे बढ़ने और विश्व बाजार में शामिल होने के साथ ही राज्य की भूमिका फिर बदल गई। अब वह एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का एजेंट बनकर रह गया है। तो स्टेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक एजेंट के रूप में देखा। उदारीकरण और निजीकरण के मॉडल को स्वीकार करने के साथ बाजार ने एक बार फिर आर्थिक हितों के सरपंच की भूमिका अपना ली। वंस अगेन आप देखें कि स्टेट जो है उसका जो रोल है उसमें किस तरीके से आ रही है। आगे वो कहते हैं कि राज्य की भूमिका में होते ह्रास और नए प्रौद्योगिकी दबाव में आर्थिक गतिविधियों के बहुराष्ट्रीयकरण की इन दो प्रक्रियाओं के साथ, यानी कि राज्य की भूमिका में डिक्लाइन, राज्य की भूमिका में ह्रास और नए प्रौद्योगिकीय दबाव, मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रेशर्स हैं उसकी बात हो रही है। आर्थिक गतिविधियों के बहुराष्ट्रीयकरण की इन दो प्रक्रियाओं के साथ साथ हम जनोन्मुखी, मास सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है उसकी बात कर रहे हैं, कि युग का पतन भी देख सकते हैं। आर्थिक रूप से यह अराजनीतिकरण और राजनीति की आमतौर पर गिरती साख का परिणाम है। कैसे पॉलिटिक्स जो है वो डिक्लाइन करते जा रही है। आंशिक रूप से यह गरीब तबके को हाशिए पर फेंके जाने का नतीजा भी है। वजह साफ है कि भविष्य की तरफ बढ़ रही इस व्यवस्था को इन वंचितों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब भविष्य की तरफ जिस तरीके से अगर यही मॉडल चलता रहा तो जो वंचित हैं, जो एक्सक्लूडेड हैं, उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो लेफ़्ट आउट हो जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो नहीं देखे जाएंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब सांप्रदायिक संकीर्णतावादी और कट्टरपंथी ढर्रे पर नई चेतना फैलाने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावे वो कहते हैं कि इन गरीब समाजों के पारंपरिक रक्षा कवच भी उनकी आंखों के सामने तार तार होते लग रहे हैं। इनका प्रौद्योगिकीय ज्ञान नष्ट किया जा रहा है, उनकी पारंपरिक जीवन शैली और साझा धरोहर को कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो कास्ट या जो ट्राइब्स या जो कम्युनिटी है उसका जो अपना नॉलेज है, जो उसका अपना कॉमन सेंस है, जो उनका एक ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म था, उनका अपना एक जो टेक्नोलॉजी है, उसको क्या किया जा रहा था, पारंपरिक जीवन शैली और साझा धरोहर को कमज़ोर किया जा रहा था बाय इंटेंशन। जिस धार्मिक और ब्राह्मणीय चिंतन के दम पर यह समाज तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों के आघात को झेल पाए और जीवित बने रहे, उसी चिंतन को आधुनिकीकरण के सिद्धांत पर आधारित विचारधारात्मक विन्यास से नष्ट किया जा रहा है। आधुनिकीकरण के इस सिद्धांत की उत्पत्ति पश्चिम में बहुत पहले हुई थी और उसका नया रूप विकासशील देशों के लिए विकास के सिद्धांत के रूप में सामने आ रहा है। द थियोरी ऑफ डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू द मिनिमाइजिंग द कॉमन नॉलेज, कॉमन टेक्नोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी। तो अभी हम लोग रजनी कोठारी के इस अध्याय के आधे भाग में आए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का भारतीय मॉडल क्या है, फिर कांग्रेस प्रणाली पे बात होगी, प्राक आधुनिक काल की जो विरासत है उसकी बात करेंगे, क्षरण और पतन, सतह से उठती चुनौती, ऊपर की प्रतिक्रिया, विपक्ष, संस्थाओं का संकट, मूल्यों का संकट, नैतिक आयाम, इन सारे विषय वस्तु को हम लोग इसी अध्याय के अगले भाग में फिर किसी दिन अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग अपनी बात को यहीं रखेंगे और कोशिश की जाएगी कि इसके बाद, मतलब इसके आधे भाग को हम लोग अध्ययन करने के बाद जो अन्य दो अध्याय है उसको इस महीने के अंत तक अगर हम ख़त्म कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे ख़त्म कर हम एक समग्र